चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा बिल्कुल लास्ट और एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर था हमारा बायो है, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंदर हमने तीन मेन एप्लीकेशन को पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और हमने किसके अंदर पढ़ा था इसको, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जिसमें हमने जब एग्रीकल्चर पढ़ा था तो हमने देखा था, एग्रीकल्चर में लास्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। अगर आप एनिमल बना रहे हो, एनिमल वाला पोर्शन में डिस्कस नहीं करूंगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ जियोलॉजी, हम बॉटनी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और एक ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो दोनों का पार्ट होता है जियोलॉजी बॉटनी का, तो मैं दोनों पे यहाँ पे एक साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आज के हमारे क्लासेस सिर्फ हम इसी को पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को या ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को, कि किस तरह से बायोटेक का इन माइक्रोब्स को बनाने में यूज किया गया। सेकंड, ब्लॉटिंग, जो मैंने आपको बताया था कि क्लास और हमारी ब्लॉटिंग की, उसे डिस्कस करेंगे। ब्लॉटिंग क्या होता है, क्या उसका यूज किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज़ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस विद फुल डिटेल। और प्लॉटिंग के बारे में थोड़ा मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, बस ये सब डिस्कस करेंगे। कुछ लास्ट में जो कुछ टर्म्स दे रखी है, बायोवेटेन, बायोपाइरेसी और बायोवॉर, बायोटेररिज्म, ठीक है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस ये हमारी, तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कहां से, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकती हूँ मैं। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उनके जीन्स में चेंजेस करे गए, उनको जेनेटिक लेवल पे जाके चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया और वो ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स में चेंज किया गया, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसलिए हम इसको टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, ठीक है। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हमें इसका नहीं पढ़ना है, काम का जितना है हमारे लेवल पे उतना हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। मैंने डिटेल तो बहुत है, इसको हम एक टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हमने इसमें पढ़े हैं, इसके पिछले वाले चैप्टर में भी एक्सपेरिमेंट, वो कितने माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर बेसिकली इसमें पढ़ेंगे, एक टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिएगा, सीरियल नंबर, फिर हम उस पर्टिकुलर माइक्रोब का नाम लिखेंगे। यहाँ पर वो कोई माइक्रोब हो सकता है, दैट मीन बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, और उसका फंक्शन, यानी कि उसको जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया तो उसके फंक्शंस क्या थे, ये हम इस टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, आपको याद है जब हमने पिछले वाले चैप्टर में प्रिंसिपल एंड जो प्रोसेसेस था, या सब इसी में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हमने देखा था कि किस तरह से इकोलाई को, जो कि गट बैक्टीरिया होता है, उसको यूज किया गया था ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में। But it is not only used in the production of human insulin only. Rather than it's also used in the production of interleukins, interferons for the treatment of cancer disease. इसके अलावा कुछ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स में भी, कुछ फर्टाइल हार्मोन्स में भी, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में, इस तरह से भी क्या किया गया है, इसका यूज किया गया है। So here first is Escherichia coli, that is E. coli. एक गट बैक्टीरिया है, ये गट बैक्टीरियम है। एक की बात कर रही हूँ तो नॉट बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरियम, गट बैक्टीरियम। इसका फंक्शंस बताइएगा, हमने यहाँ पे जो यूज किया गया, ठीक है, किस तरह से इसको यूज किया गया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता है, वो है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए,
और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन इंसुलिन बनाने में इकोलाई को जब यूज किया गया तो इकोलाई यहाँ पर कैसे हो गई थी जनरली दैट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ह्यूमन इंसुलिन के अलावा इसको और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में भी प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स और कुछ फर्टाइल हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, और एक इराइथ्रोपोइटिन बनाने में भी इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन। और ये हमने पढ़ा भी था ये वाले एग्जांपल्स में, इराइथ्रोपोइटिन POITL, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, चलिए ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स में जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था वो क्या थी, दैट वाज इकोलाई। यही सेम मतलब सेम प्रोडक्शन के लिए अगर हम यूकैरियोटिक सेल को यूज करते हैं तो वो यीस्ट सेल है, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देती हूँ अगर इसमें यूकैरियोटिक सेल यूज करी जाएगी तो कौन सी यूकैरियोटिक सेल होगी, इफ यूकैरियोटिक सेल इज used for such above function, तो किसमें above functions, तो आगे किसको यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया गया, that was yeast, Saccharomyces cerevisiae, एक यूकैरियोटिक सेल है, this is what, this is a यूकैरियोटिक सेल, क्लियर है। अब इसके बाद में दूसरा जो बैक्टीरिया यूज किया गया है ना, इकोलाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया ना। द सेकंड जो एग्जांपल था दैट वाज बहुत कॉमन हमने पढ़ा है ये इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में ही, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, RUNGIEN सिस, ठीक है। बैसिलस thuringiensis एक सॉइल बैक्टीरिया है, हम जानते हैं, पढ़ा हमने इसके बारे में भी, है ना, इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया। इस सॉइल बैक्टीरिया का जो यूज किया गया वो किस पर्पस के लिए किया गया, टू प्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन्स, है ना, बीटी टॉक्सिन्स को बनाने के लिए यूज किया गया था। हम जानते हैं बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पड़े थे लाइक बीटी ब्रिंजल, बीटी राइस, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा, तो बीटी टॉक्सिन्स बनाने में यूज किया गया था। एंड वी नो ये जो बीटी टॉक्सिन होती है, ये बीटी टॉक्सिन एक तो कैसी है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है ये, और बायोडिग्रेडेबल के अलावा ये कैसी है, हाईली रेजिस्टेंस है इंसेक्ट्स के लिए, यानी कि बायोडिग्रेडेबल एंड एक्ट एज अ इंसेक्टिसाइड। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर इसको चेंजेस किया गया, बीटी टॉक्सिन्स बनाने में यूज किया गया, एंड बीटी टॉक्सिन इज अ बायोडिग्रेडेबल, जैसे डीडीटी है बायोडिग्रेडेबल नहीं है भाई, इंसेक्टिसाइड्स की तरह ये काम कर रही है। थर्ड इसके बाद में जो दूसरा बैक्टीरिया यूज किया गया, ठीक है, दैट वाज एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबस, ठीक है, राइजोबियस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, थर्ड इज राइजोबियस, राइजोबियस, ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक नेम होता है दैट इज मैलिलोटिस, ठीक है, राइजोबियस मैलिलोटिस। ये जो बैक्टीरिया है इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन कह सकते हो या नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है जो नाइट्रोजन साइकिल को या प्लांट्स के नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किसलिए, टू प्रोडक्शन ऑफ, इस बैक्टीरिया के पास ही होता है ये निफ जीन, ठीक है, तो टू प्रोडक्शन ऑफ निफ जीन, निफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन कह सकते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग
फिक्सेशन जीन कह सकते हैं। ये जो जीन है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ निफ जीन। और अगर मैं इस जीन की बात करती हूँ तो ये वाला जो है जनरली हेल्प करेगा प्लांट्स की जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको मेंटेन करने में। इसके आगे मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ पूरा, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है इसके पास में, या आप फिक्सेशन भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और बैक्टीरिया होता है जनरली, ठीक है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। फोर्थ इज स्यूडोमोनास। ये दो स्पीशीज होती है, पहले मैं एक के बारे में लिख रही हूँ फिर दूसरे के बारे में लिखूंगी। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है, ये जो है लाइट एमिट करता है इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्लोरोसेंस। ठीक है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है। जनरली ये बैक्टीरिया क्या करता है देखिएगा, ये बैक्टीरिया, एक तो ये बैक्टीरिया जो होता है ना प्रेजेंट होता है ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, कह सकते हैं कौन से प्लांट में रहता है, स्ट्रॉबेरी प्लांट में आपकी तरफ में बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी प्लांट के पास में मतलब उसके साथ रहता है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट है और ये बैक्टीरिया है, इन दोनों का रिलेशनशिप, ये उसी प्लांट के पास रहता है, वहीं वही इसका रहना खाना नाश्ता पीना सब कुछ वही पे है, ठीक है। तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है उस प्लांट के साथ में। तो प्लांट से तो उसको न्यूट्रिशन और हैबिटेट मिला हुआ है, फूडिंग फीडिंग एक प्लेस मिला हुआ है रहने के लिए। लेकिन ये प्लांट बदले में क्या देता है, ये प्लांट को जब बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं जब स्नोफॉल होता है तो स्नो जो होती है ना वो उसकी लीफ पे जम जाती है, तो उस लीफ पे जो स्नो है उसको क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है ताकि प्लांट उससे डैमेज ना हो। इसको हम कह सकते हैं यानी कि ये प्लांट को फ्रॉस्ट डैमेज से बचाता है, ठीक है, फ्रॉस्ट डैमेज, फ्रोजन जो इफेक्ट है उस चीज से बचाता है स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि to prevent the plant from frost damage, ठीक है, ड्यूरिंग स्नो टाइम। तो ये जो प्लांट है ना यहाँ पे, ये प्लांट कौन सा जिस प्लांट के साथ में ये रहता है उस प्लांट का नेम है जो स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स पर ये बैक्टीरिया डेफिनेटली मिलता है और इससे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है ना। इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इसमें आगे से इसे टेबल को, ये इसका सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर वही बैक्टीरिया का नेम हो जाएगा, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज माइक्रो, ठीक है, और ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ए तो मैंने स्यूडोमोनास की जो स्पीशीज है उसको लिख दिया, आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये किस तरह से काम कर रहा है, जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है। दूसरा एक और है, फोर्थ के बाद में नेक्स्ट आता है फिफ्थ, सीरियल नंबर इसका लिख देते हैं, फिफ्थ जो है दैट इज व्हाट, स्यूडोमोनास फुटिडा। ये कह सकते हैं बहुत बड़ा बग है, ठीक है, स्यूडोमोनास फुटिडा, दिस इज अ सुपर बग, कॉमन में इसको ऐसे भी बोला जाता है। देखिएगा ये स्यूडोमोनास फुटिडा क्या करता है, ठीक, स्यूडोमोनास फुटिडा ये क्या करता है, देखो ये जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो रॉ ऑयल होता है, ठीक है, जब उसका ट्रांसपोर्ट होता है, बेसिकली जो अरेबियन कंट्रीज हैं वहां से किसी भी कंट्रीज में ऑयल जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमें पता है वाटर शिप के थ्रू जाता है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली जो वाटर शिप होता है या जो उसके अंदर कंटेनर्स रखे हुए हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो जो रॉ
फ्यूल है वो बेसिकली कहा जाता है सॉइल उसकी, मैंने आपको शायद ये बताया भी था कि वो सी वाटर के सरफेस पे आ जाता है। हमें पता है ना कि ऑयल तो वाटर में मिक्स हो ही नहीं सकता है, तो वो वहां पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, अलग अलग। इससे क्या होता है, एयर एक्सपोजर नहीं हो पाता है अंदर, तो जो एक्वेटिक स्पीसीज है उनको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में क्या किया जाता है, अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो जो उसके अंदर वाटर है, जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो खतरे में आ जाएंगी। उस चीज को बचाने के लिए इसी सुडोमोनास फुटिडा का यूज किया जाता है, क्योंकि ये सुडोमोनास फुटिडा उस जो रॉ ऑयल होता है उसको डाइजेस्ट करता है, फीड करता है, ठीक है। और इस तरह से जो भी डैमेजिंग हुई है उस ऑयल की, उसकी वजह से जो समुद्र के अंदर में जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं उनको कोई भी हानि नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे सुपर बग बोला गया है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक तरह से स्कैवेंजर्स की तरह काम करता है ऑयल स्प्लिट के लिए, ठीक है। तो इट इज व्हाट, स्कैवेंजर ऑफ ऑयल स्प्लिट, ठीक है। ये जो ऑयल स्प्लिट है यहाँ पर ये क्या करता है, बेसिकली उसको खाने का काम करता है। तो ये किस तरह से करता है, बाय डिग्रेडेशन ऑफ हमें पता है वहां पे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ क्रूड ऑयल में यहाँ पे करता है ना, डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या क्रूड ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ क्रूड कच्चा ऑयल, आया समझ में। तो दिस वाज फिफ्थ बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद में अब बैक्टीरिया खत्म हुए, एक फंगस है, ठीक है ना। द सिक्स्थ वन इज फंगस। एक फंगस होती है, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये फंगस है। अब तक हमने बैक्टीरिया का देखा, ये सब बैक्टीरिया है। नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पर बस मैंने ये चीज देखा था, यूकैरियोट्स का यूज कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये भी तो एक यूकैरियोट्स की है, फंगस है, ठीक। ट्राइकोडर्मा ये क्या करती है, देखिएगा जो ट्राइकोडर्मा है, जो फंगस है, बेसिकली हमें पता है कि फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। और ये प्लांट्स में जब कभी भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट कराती है, क्योंकि एक्चुअली जब प्लांट्स में फंगल इन्फेक्शन होता है उनके आउटर सरफेस पे इसका डिपॉजिशन हो जाता है काइटिन, काइटिन का। तो ये सीक्रेट करते हैं काइटिनेज एंजाइम का, और काइटिनेज एंजाइम जो होता है वो डिग्रेड करता है उस काइटिन का जो कि प्लांट्स के सरफेस पर है, और इस कारण से प्लांट्स में जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनसे ये बचाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम fungal infection by secretion या secreting of chitinase enzyme, ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट फंगस है, दैट इज ट्रिमेटा, ये टर्मिट्स देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रिमेटा दे सकते हैं, टर्मिट्स दे सकते हैं, एमटीटी। ये जो है ये क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में। ये क्या करती है, ये पेपर इंडस्ट्रीज में जो लिग्निन है, सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है, उसको डिपॉजिट करती है प्लांट्स में ताकि इजीली पेपर बन सके, ठीक है। तो इसमें यूज करी जाती है, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज, और उस पेपर इंडस्ट्री में किसको डाइजेस्ट करने के लिए, लिग्निन को डाइजेस्ट करने के लिए, यूज्ड इन दी पेपर industries to digest hardest substance of plant, that is lignin, okay, from wood plant. lignin डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। What?
हाँ तभी डिस्कनेक्ट हुआ ये। चलिए डन बच्चों। ओके चलिए रब कर दूं तो फिर इसे। तो ये था किसके लिए, ये थे हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सब को चेंजेस किया गया इनके जेनेटिक लेवल पे जाकर के, और फिर उनको दीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है, इसको हमने टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ा है, अलग से हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ज्यादातर आपको ऑर्गेनिज्म का नेम जो आपके लेवल पे है वो ये 6-7 काफी है, सफिशियंट है। कौन सा बैक्टीरिया है और किस पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है, ये सब बस आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा बायोटेक का और भी कहां पे यूज किया गया हमें पता है। बायोटेक वाज आल्सो यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बट वो मैं नहीं बताऊंगी, पहले ही बोल दिया था मैंने, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज, लेकिन बायोटेक जो है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटेल हमें नहीं पढ़नी है, कहां कहां पर यूज होता है हमें पता है कि इसका यूज बेसिकली एक तो क्रिमिनल केसेस में उनको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यूज इज इन क्रिमिनल केसेस, या कोई भी, क्योंकि हमें पता है ना 99.9% डीएनए वी ऑल हैव सेम, चाहे वो कहीं का भी आदमी क्यों ना सही। 0.01 जो परसेंट डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे वीएनटीआरएस की वजह से होते हैं, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की वजह से होते हैं, जो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसी वीएनटीआरएस के साथ में कंपैरिजन या उसी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा, ऑल्सो यूज्ड इन पैटर्निटी डिस्प्यूट केसेस, है ना, पैटर्निटी मैटर्निटी जो केसेस हैं उसके लिए भी यूज करते हैं, पैटर्निटी या मैटर्निटी, है ना, डिस्प्यूट केसेस के लिए। अगर कोई फालतू में ब्लेम कर रहा है ना जी ये बच्चा हमारा है इस तरह से, तो उस केस में फिर क्या होता है, डीएनए टेस्टिंग होती है ना। तो डीएनए टेस्टिंग एक्चुअली पूरे डीएनए का नहीं, वीएनटीआरएस का होता है हमेशा, ये हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन इसकी जो चीज हमें पढ़नी है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो क्या है, वो हमें पढ़नी है यहाँ पे ब्लॉटिंग। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहां पर भी हुआ, इन ब्लॉटिंग, मैं अलग से लिख लेती हूँ इसको, ब्लॉटिंग। ठीक है, देखो पहले तो समझना ब्लॉटिंग है क्या है। जब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो आपको पता है ना इसके सारे स्टेप्स आपको याद होंगे। डीएनए, पहले तो आपके पास में कोई केस होना चाहिए, फिर उसके जितने भी मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो होने चाहिए, फिर उन सबसे आपने डीएनए को आइसोलेट किया, है ना। डीएनए को आइसोलेशन करने के लिए आपने वही सेम सेल मेम्ब्रेन को रप्चर किया, फिर वहां से प्रोटीन आरएनए सबको डिग्रेड कर दिया बाय यूजिंग सम एंजाइम्स, आपके पास में डीएनए आ गया। डीएनए को आपने क्या किया, रन कराया उन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, फिर जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बैंड बने हैं, ठीक है, उन्हीं बैंड्स को तो क्या करते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था क्रॉस इल्यूजन, है ना, कट कर रहे हैं आप वहां से। तो वो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में बैंड्स बने हैं डीएनए के मूवमेंट्स के, जिस टाइम पर आपने उसको रन करवाया था, वो एक टेम्पोररी टाइम के लिए फिक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि कोई बहुत ही ज्यादा केस ऐसा है, क्रिटिकल है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे केसेस के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई उसका जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आए हैं उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखें, ताकि जब कभी भी इन फ्यूचर जरूरत पड़े, ठीक है,
तो फिर उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे किसका यूज करते हैं, ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। वैसे तो मैंने आपको ब्लॉटिंग के बारे में ऑल्दो बताया भी था उसी में मॉलिक्यूल, लेकिन छोटा सा बताया था। करते कैसे हैं इसको आज देखते हैं। तो यहाँ पे जो वो डीएनए बैंड्स हैं उनको परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कहां से करते हैं, एगेरोस जेल प्लेट से करते हैं। फ्रॉम एगेरोस जेल, ठीक है, टू, कहां पे करेंगे हम इसे, एक परमानेंट कह सकते हैं आप, एक स्टेबल सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो टू अ परमानेंट या एक स्टेबल पेपर पे, ठीक है, स्टेबल पेपर पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स कहां से कर रहे हैं, एगेरोस जेल से कर रहे हैं, एक परमानेंट या स्टेबल पेपर पे कर रहे हैं। और उस पेपर का जो नेम है वो है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, या इसे नायलॉन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और नायलॉन मेम्ब्रेन पूछा जाता है क्या, किस पर हम ब्लॉटिंग करते हैं, तो वो ये है आंसर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, जो ब्लॉटिंग हम यूज कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, लॉन्गर प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, फॉर लॉन्गर प्रिजर्वेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स आए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम। कैसे करते हैं देखो, समझिएगा। ये कोई सपोज एक ट्रफ है, कोई वेसल है, ठीक है, जिसमें आप ब्लॉटिंग कर रहे हो। इस ट्रफ के अंदर ये यहां पर बफर सॉल्यूशन है इसमें, दिस इज व्हाट, दिस इज बफर सॉल्यूशन। ये इस तरह से कंटेनर है ये, ठीक है, जिसके अंदर में आप करा रहे हो। यहाँ पे हम बेसिकली यूज किसका कर रहे हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्या रखोगे, एक ग्लास ब्लॉक, ये पुट कर दिया आपने, दिस इज व्हाट, ग्लास ब्लॉक। और इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर में हम यूज करेंगे किसको, फिल्टर पेपर्स को। फिल्टर पेपर्स क्या करेगा, इस बफर को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, लाइक इन दिस वे, ये इस तरह से, ये है आपका फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर धीरे 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 क्या करेगा, इसको एब्सॉर्ब करेगा, इस बफर सॉल्यूशन को। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे हम, इस फिल्टर पेपर के ऊपर में, एक मिनट बच्चों, हाँ, ठीक है, इस फिल्टर पेपर के ऊपर पे क्या रखेंगे, जो आपने यहां से जो पीस लिया है डीएनए का, ठीक है, ये रहा वो पीस, दिस इज, ये है वो पीस। ठीक है, पीस यानी कि एगरोस जेल, एगरोस जेल के साथ ही तो आएगा ना वो पीस, तो ये है आपका एगेरोस जेल। एगेरोस जेल के साथ में ना डीएनए की जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी सबसे कम होती है, इसीलिए वो लंबे समय तक के लिए नहीं टिकता है। इसीलिए हमें नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ में सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है। ठीक है, तो ये आपका जेल आ गया। अब यहां पर आप फिर इसके ऊपर में क्या प्लेस करोगे, वही जो ये है नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन कह दीजिए, या नायलॉन मेम्ब्रेन, एक ही मतलब है। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ आ, अलग से फिल्टर पेपर्स का यूज करेंगे, कुछ अलग से, ठीक है, एक्स्ट्रा फिल्टर पेपर्स। और फिर इसके ऊपर में ही हम कुछ यहाँ पर
टिश्यू पेपर्स का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ टिश्यू पेपर्स का यूज करेंगे और इनके ऊपर में फिर से हम एक ग्लास ब्लॉक का यूज करेंगे, ग्लास ब्लॉक। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लास ब्लॉक, जैसे यहां हमने यूज किया है प्रेस करने के लिए। और अब इसको अच्छे से प्रेस करने के लिए इसके ऊपर एक हम हैवी वेट रख देंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेट, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैंने इस कलर से बनाए हैं ये कुछ फिल्टर पेपर्स हैं, फिल्टर पेपर्स हैं, और ये जो है दे आर टिश्यू पेपर्स, ठीक है। ये इस तरह से हमने कर दी। देखिए क्या होगा, जैसे इस पे प्रेस होगा, एगरोस जेल के पास में जो डीएनए है, फिल्टर पेपर क्या करेगा, इस बफर को एब्जॉर्ब करेगा, एक साथ डिप नहीं करा सकते हम उसे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसने एब्जॉर्ब किया बफर सॉल्यूशन को, जैसे ही बफर इसके पास में आया तो डीएनए की एफिनिटी सबसे कम एगरोस जेल के पास में है, उससे ज्यादा इसके पास होती है, ठीक है, फिल्टर पेपर के साथ में, या मैं कह सकती हूँ बफर के साथ में, क्योंकि उस फिल्टर पेपर में बफर ही तो आ गया है अब। तो अब वो डीएनए जो है वो किसके पास में आ गया, इस फिल्टर हाँ, बफर के थ्रू इस फिल्टर पेपर में आ गया। अब यहाँ पे इसके ठीक ऊपर कौन है, नाइट्रोसेलुलोज, क्योंकि हमें पता है जैसे ही बफर ने उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब किया, सीधा वो अब तो एग्रोस जेल से तो निकल चुका है, वहां तो रहेगा ही नहीं, अब वो किसके पास आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे आकर के ये फिक्स हो जाएगा। अब आप इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को संभाल के रख लीजिएगा, ये आपको जब कभी भी आपको जरूरत होगी तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है, उस केस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो डीएनए की एफिनिटी होती है वो किसके साथ सबसे ज्यादा होती है और किसके साथ सबसे कम होती है, डीएनए बाइंडिंग जो एफिनिटी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है यही जो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है इसके साथ, या नाइलोन मेम्ब्रेन की मतलब है, उससे कम होती है इसकी बफर के साथ में, ठीक है, बफर के साथ। और सबसे जो कम होती है, मैं इसको यहां पे लिख देती हूँ, सबसे कम होती है एगेरोस जेल के साथ, एगेरोस जेल के साथ डीएनए की बाइंडिंग एफिनिटी सबसे कम होती है। यहां तक इसे नोट करिएगा। और हाँ, इस प्रोसेस को मैंने आपको बोला भी था कि जो डीएनए की जो ब्लॉटिंग प्रोसेस है ये, ठीक है, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, पढ़ा तो दिया था। ये जो डीएनए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ब्लॉटिंग ना हम प्रोटीन के लिए भी करते हैं, आरएनए के लिए भी करते हैं, लेकिन हम डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं, ये जो डीएनए के लिए, डीएनए अगर उस जेल हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो डीएनए ब्लॉटिंग है, दिस वाज डीएनए ब्लॉटिंग, ठीक है, वाज यूज्ड बाय, सॉरी नॉट यूज, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, यूज तो हम सब कर ही रहे हैं इसे, डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर E.M. सदर्न, इसीलिए ये इनका नेम है सदर्न, इसीलिए जो ब्लॉटिंग है जिसमें हम डीएनए का ब्लॉटिंग कर रहे हैं इसको कहा जाता है, ये तो साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ऑल्सो नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न में ये वो नहीं है, दक्षिण वाला सदर्न बता रही हूँ फिर से, सदर्न यहाँ पर इनके नेम के बेसिस पे लिया गया था, तो इसे हम सदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताए भी थे शायद, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि टोटल जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स है वो सबके लिए हैं, ठीक है। ये सीरियल नंबर फर्स्ट, सॉरी, यहाँ पर हम जो टाइप ऑफ ब्लॉटिंग ही लिख देते हैं हम यहाँ पे, कौन सी ब्लॉटिंग है ये और किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल है किस मॉलिक्यूल के लिए उस ब्लॉटिंग को यूज किया जा रहा है, ठीक। तो सीरियल नंबर को ऊपर लेकर के जाती हूँ। सबसे पहला जो ब्लॉटिंग है, ठीक है, हम सबके नाम लिख लेते हैं एक एक करके, 1 2 3 एंड 4।
सबसे पहली जो है दैट इज व्हाट, सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न। सेकंड है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। थर्ड इज ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्ट वेस्ट साउथ, सॉरी कितनी, नॉर्दर्न, एक है आपकी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ये 4 टाइप्स के ब्लॉटिंग होती हैं। देखिए आपको शायद बताया भी था, लर्न करने की ट्रिक मैंने दोबारा से एक बार और बता देती हूँ। साउथ को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण, तो दक्षिण का द और ये डीएनए मॉलिक्यूल के लिए यूज करी जाती है ना। ऐसे वेस्टर्न को हिंदी में क्या कहा जाता है, पश्चिम, ये कहते हैं। तो पश्चिम का पी, तो ऐसे ही इसको हम प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ईस्टर्न जो ब्लॉटिंग है ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बस ऐसे लिख दिया है मैंने यहाँ पे। जो नॉर्दर्न है इसको हम यूज करते हैं आरएनए के लिए, ठीक है। तो आरएनए डीएनए और प्रोटीन के लिए जो हम ब्लॉटिंग यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो डॉक्टर एन सदर्न ने यूज किया था, इसीलिए इसको सदर्न ब्लॉटिंग के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप यहाँ तक नोट करिएगा, तब तक मैं थोड़ा चौक फिल कर लूं। डन बच्चों? यस और नो? डन? चलिए ठीक है। अब हम इसके आगे जो बिल्कुल लास्ट है अब इस चैप्टर का, ब्लॉटिंग के बाद में उसको डिस्कस करते हैं, और वो है कुछ बायो यानी कि इथिकल इश्यूज, ऐसे कह सकती हूँ मैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कुछ इथिकल्स हैं, उसे हम बायो एथिक्स के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। बायो एथिक्स क्या होता है, पहली बात तो हमें ये समझना है। बायो मतलब लग गया इसके आगे, तो इतना तो हमें समझ में आ गया है कि बायोलॉजी से ही रिलेटेड बात हो रही है। एथिक्स क्या होते हैं, है ना। एथिक्स होते हैं कि आप कोई भी जो काम कर रहे हो वो अंडर रूल्स है या नहीं है ना। कोई भी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो उससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, उसे एथिकल। तो कुछ लोग होते हैं हर चीज में इश्यूज क्रिएट करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है अगर तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है बायो एथिक्स के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, बायो एथिक्स, ठीक है। एथिक्स आई होता है ETHICS, ठीक है। बायो एथिक्स, देखो क्या होता है बायो एथिक्स, यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो आप जेनेटिकली इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो। आप ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके जेनेटिक लेवल पे जाकर के चेंजेस कर रहे हो। अब हो सकता है कि जिस ऑर्गेनिज्म में आपने जेनेटिकली लेवल पे जाके चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशन की है, या कोई जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आपने बना के तैयार किया है, वो ऑर्गेनिज्म वाकई में सही है पब्लिक के लिए या नहीं है। उसको अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो इस वर्ल्ड के अंदर तो वो सही भी है कि नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं वापस वापस में आपने तो कोई म्यूटेशन किया उसके अंदर, जेनेटिक लेवल पर चेंज करना मतलब म्यूटेशन किया, और अगर वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया तो फिर तो पब्लिक को बड़ा वाला लॉस हो जाएगा। दूसरा, एक और भी होता है कि हम सबसे ज्यादा अपने बायोलॉजी के फील्ड में किसी भी रिसर्च वर्क के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। आपको पता है ना, हमने पढ़ा भी था कि जब हम बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे थे तो पहले टाइम में क्या करते थे कि अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो जो स्नेक का वीनम था, एंटीबॉडीज थी, उनको हम किसके अंदर में जो वीनम है उसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हॉर्स के अंदर में। अब हॉर्स की तो जान गई, वो तो मर गया, है ना। अब उसके बॉडी से आप क्या कर रहे हो, वो जो एंटी वीनम है उसको आइसोलेट करके फिर आप एंटीबॉडीज बना रहे हो। तो इस तरह से न कि सिर्फ हॉर्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग करी जाती है। ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं वो इसीलिए तो करे जाते हैं कि आप उनके ऊपर टेस्टिंग कर सको, वैक्सीन की कर सको, कोई भी केमिकल्स है तो आप केमिकल्स की टेस्टिंग कर सको। तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाई, लाइफ तो उनकी भी प्रीसियस है। ये फैक्ट है कि ह्यूमन बींग से कंपैरेटिवली उनकी लाइफ कम प्रीसियस है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आप अपने यूज के लिए अननेसेसरी आप एनिमल्स को डैमेज करते रहोगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहोगे, तो वो गलत चीज है। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, अंडर द लॉज में रखने के लिए एक कमेटी होती है, और वो कमेटी ये सारे डिसीजंस लेती है कि जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हो दैट वर्क शुड बी, वो लाया जाना चाहिए कि नहीं लेके आना जाना चाहिए। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर में उस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिम्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, बायो एथिक्स कहते हैं। तो ये क्या है, बायो एथिक्स इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, किसके, टू डील विद, टू डील विद मैनिपुलेशंस, deal with manipulations at genetic level, genetic level in bioorganisms। ठीक है, ये है वो, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल सेट करती है जो बेसिकली जो भी आप बायो ऑर्गेनिम्स बना रहे हो, जेनेटिक लेवल पे जाकर के जो चेंजेस कर रहे हो, ये उनको अलाउड करेगी कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि हमारे इंडिया में जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की बात करती हूँ मैं अगर, तो इंडियन गवर्नमेंट में ये एथिकल या ये जो एथिक्स है, किसने अपने पास में ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल सेटअप कर रखे हैं, तो वो है GEAC। ये है, डायरेक्ट बुक में नाम दिया हुआ, आप देख सकते हैं वहां से भी। दिस इज व्हाट, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल और कमेटी, ये ठीक है। ये बेसिकली हमारे इंडिया के बायोएथिक्स है, जनरली जो सारे प्रिंसिपल्स को सेट करती है, रूल्स बनाती है कि यानी कि आप जो भी काम करोगे ना वो इससे परमिशन लेके करोगे। कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, आप मैनिपुलेशंस करना चाहते हो उसके जेनेटिक लेवल पे, तो आपको यहाँ से अप्रूव लेना पड़ेगा। अगर ये अप्रूवल कर देती है, और ये अप्रूवल कब करेगी, ये जब करेगी जब बहुत ज्यादा ऐसा कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी लाइफ इज नॉट मोर देन प्रीशियस, इज नॉट प्रीशियस मोर देन द ह्यूमन इंडिविजुअल्स, तो आप लेके आ सकते हैं, तभी अलाउड करेगी। ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है पब्लिक प्लेस में, वो चीज यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रूवल कब प्रोवाइड करती है, GEAC प्रोवाइड्स, ठीक है, या अप्रूवल, या अप्रूवल डायरेक्ट लिख सकते थे हम। ठीक है, कब करेगी, दो कंडीशंस पे। एक तो वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो वैलिड है कि नहीं है जो रिसर्च है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च, वो वैलिड है कि ऐसे ही आप हवा में उछालना चाह रहे हो, ऐसे थोड़ा ना आपको कोई नेचर के साथ खेल लेने देगा, है ना। दूसरा, जब वो मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स बन के तैयार हो जाएगा,
आप उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे लिविंग वर्ल्ड के अंदर में, तो उससे किसी और ऑर्गेनिज्म को नुकसान तो नहीं होगा जी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनटू genetically modified organisms does not have any negative effect in public area। ठीक है, यानी कि जब आप उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराओगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है पब्लिक एरिया में। पता चला आपने एक म्यूटेटेड स्पीसीज बना दी और उसको तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, सब लोग तो डैमेज हो रहे हैं, सब तो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो इतना ज्यादा हार्मफुल है कि आप उसे रोक भी नहीं पा रहे हो। तो ये काम इसका है, ये है उन सब चीजों को संभालने के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में एक और मैं यहाँ पे टर्म लिखती हूँ बायोएथिक्स के बाद में, सेकेंड जो टर्म है दैट इज बायोपायरेसी। पायरेसी, ऑल्दो कि मैं आपको बता चुकी थी बायोपायरेसी क्या होती है। यहाँ पे एक तरह से ये भी क्या है, आप कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हो, आपके पास में उसका एक राइट है या नहीं है, आपने प्रॉपर अप्रूवल कराया है कि नहीं कराया है। बहुत सारी ऐसी एमएनसीज कंपनीज होती हैं जो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कोई एक लोकल कंपनी बन के तैयार हो गई और उसने उन्हीं के प्रोडक्ट को ले लिया और उस पर अपना टैग लगा के बेच रही है। ठीक है, तो मतलब चुराना, एक तरह से चोरी कर रहे हैं। एक तो नॉर्मल चोरी होती है, एक अगर आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की चोरी कर रहे हैं, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, बायोपायरेसी कहते हैं। तो बायोपायरेसी का मतलब कॉमन वर्ड में अगर मैं लिख दूं तो सिंपल यही हो गया, स्टीलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब एक तरह से तो आप ये भी कर रहे हो, या कोई भी जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके बिना अप्रूवल के कोई दूसरी लोकल कंपनी उसी के सेम प्रोडक्ट को अपना टैग लगा के बेच रही है, वो भी बायोपायरेसी हो गया। समझने के लिए है ये डेफिनेशन, ऐसे बुक्स में तो नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमें, ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, अब जो बुक में दे रखी है वो डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो बायोपायरेसी क्या होता है, अ सेट ऑफ, आपके पास में राइट एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ठीक है, अ सेट ऑफ राइट एक्सक्लूसिव, ठीक है, गिवन किसको दिए जाते हैं, कंपनीज को, टू कंपनीज। ठीक है, या आप किसके लिए दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो सॉरी बेटा, बायोपायरेसी में एक मिनट कैसे लिखूंगी मैं इसको, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा चेंज करके लिखती हूँ मैं यहाँ पे बायोपायरेसी के अंदर में, एनी अनऑथराइज्ड, ठीक है, अनऑथराइज्ड और इलीगल, या अनऑथराइज्ड तक ही लिखिएगा, अनऑथराइज्ड परमिशन फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इज यूजिंग बाय एनी कंपनी और कोई भी रिसर्च टीम हो सकती है, एनी रिसर्च टीम, ठीक है, एनी अनऑथराइज्ड परमिशन फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज यूजिंग बाय एनी कंपनी और रिसर्च टीम। ठीक है, इसे भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बायोपायरेसी। ठीक, इसके अलावा एक और है टर्म, वो है बायो पेटेंट। मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला समझ में आ गया। ये यहाँ पे एक तरीके से आप सिंपली समझ लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो, इलीगल तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है,
ना तो आपने यहाँ से कोई परमिशन ली है इससे, ना तो, और या तो जो भी आप जो एमएनसी है, कोई जो अपना अच्छा प्रोडक्ट बेच रही है, कोई लोकल कंपनी ने उसका प्रोसीजर चोरी कर लिया और वो उसके प्रोसीजर को चोरी करके अपना टैग लगा करके मार्केट में डिस्क्लोज कर रही है, एक्सपोज कर रही है, वो आता है अंडर बायो पायरेसी के। यहाँ तक नोट करिएगा, उसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर हम। डन, ओके, ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देती हूँ अब। बस लास्ट टॉपिक है, एक तो बायो पेटेंट, और इसके अलावा एक और है हमारा बायो वॉर या बायो टेररिज्म, सबने सुना होगा आपने, ठीक है। बस एक दो और रह गए हैं हमारे। सुना, 1 2 3 है ना, बायो पेटेंट या बायो पेटेंसी। बायो पेटेंसी जनरली किससे रिलेटेड है, यहाँ पे एक वर्ड आ गया ना, पेटेंट। आपको पता है ना पेटेंट क्या होता है, एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होना आपके पास में, प्रॉपर परमिशन होना आपके पास में, और वो सिर्फ आप ही के पास में है। आपने बड़ी मेहनत से वो परमिशन ली है, उसके लिए आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो करे हैं। अब कोई और उस चीज को यूज नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई एक मूवी है, कोई नई मूवी किसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, या कोई उसका प्रोड्यूसर है, और उसने एक मूवी का नाम रख दिया, कोई भी नाम रखा उसने, एक्स वाई जेड। अगर वो मूवी का नेम कोई दूसरा और प्रोड्यूसर है, अगर वो उसकी कॉपी बना रहा है उसी की, या उसी का नेम कॉपी कर रहा है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो जो जो खुद है जिसने पेटेंट लिया हुआ वो तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई और कर रहा है और बिना उसकी परमिशन के कर रहा है, तो भाई वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में क्लेम करेगा ही करेगा, है ना। तो पेटेंट का मतलब है आपके पास एक चीज को एक्सपोज करने का एक प्रॉपर वे है, राइट है आपके पास में, उसे कहते हैं हम पेटेंट, है ना। और ये जो पेटेंट दिया जाता है पर्टिकुलरली, इसका जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 20 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में। तो वो तो मैंने आपको मूवी के नेम का एग्जांपल देके बताया था कि कोई भी एक, जैसे पद्मावती एक मूवी का नाम है, अब अगर कोई दूसरा प्रोड्यूसर और बना रहा है, उसी से कोई रिलेटेड स्टोरी है, और उसका अगर वो वही नाम रख रहा है, और अगर उसने, जो भी इसका प्रोड्यूसर है, उसने उसके लिए पेटेंट लिया हुआ है, तो भाई वो नाम नहीं देने देगा। हाँ, उसकी परमिशन है तो वो दे सकता है अपनी खुद की सेल्फ परमिशन के बिहाफ पे, लेकिन उसको बिना बताए कर रहा है वो ये काम, तो गलत है ये। आया समझ में। उसी को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बायोपेटेंसी क्या है कि कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपके पास में है, कोई कंपनी उसी चीज को, आपका सामान है वो, और आपके सामान को वो अपना टैग लेकर के बैठी हुई है, तो वो क्या होता है यहाँ पे, वो गलत है एक तरीके से। यहाँ पर आपने जो पेटेंट लिया है ये उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो बायो पेटेंसी जनरली क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, ऐसा भी नहीं कि आप पैसे दे रहे हो। इसमें है आपका अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स, exclusive rights given to a company, to a company or a person, ठीक है, for a limited time। तो वो जो लिमिटेड टाइम होता है ना, वो होता है दैट इज नियर अबाउट फॉर 20 years के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है बायोपेटेंसी की। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों किसी को पेटेंट दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, क्या फायदा होना चाहिए, ठीक है, बायोपेटेंसी के लिए। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप कुछ नया एक तरह से कह सकते हो, आप कुछ नया इंट्रोडक्शन कर रहे हो, कोई नए प्रोडक्ट का इनोवेशन कर रहे हो, ठीक है, इनोवेशन, आपके पास में कोई नया आइडिया आया है तो आपको पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है, इनोवेशन। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनोवेटिव आइडियाज
के लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट और किसके लिए मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग है, जैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसमें से आपने कोई 2-3 स्टेप्स हटा दिए तो उसके बेसिस पर भी आपको मतलब आपको कुछ डिफरेंट होना चाहिए, आप बिल्कुल सेम कॉपी नहीं कर सकते हो उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं बायोपेटेंसी। ठीक है, सो नाउ प्रोसीजर। अच्छा, ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं बेसिकली जो नया आपका प्रोडक्ट है उसके लिए, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट के लिए, इसमें आप कोई चेंजेस कर रहे हो, हमें पता है ये जो प्रोसीजर होता है ये डीएसपी की बात हो रही है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्सेप्ट है और डिजाइन है वो भी सब डिफरेंट थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इन पर्पसेस में हमें हेल्प होती है बायोपेटेंसी से, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसके लिए जो कंट्रोवर्सीज उठी बायोपेटेंसी के लिए। अच्छा, बायोपायरेसी का मैं आपको एक एग्जांपल देना भूल गई हूँ, अभी लिखवा दूंगी। बायोपायरेसी और बायोपेटेंसी जो होते हैं ना वो कुछ कुछ सिमिलर ही होते हैं। बायोपेटेंसी में तो ये है कि आपने पेटेंट ले लिया, आपने प्रॉपर, यहाँ पे तो आप प्रॉपर ऑथराइज तरीके से ही काम कर रहे हो, लीगल काम नहीं कर रहे हो, ऑथराइज ही कर रहे हो, लेकिन आपने प्रोडक्ट किसी और का लिया है और अपने गवर्नमेंट से जाकर के आपने उसके लिए पेटेंट ले लिया। अगर उसको पता चल गया जिसका आपने प्रोडक्ट लिया है तो भाई वो तो आपके पेटेंट को डेफिनेट सी बात है ना डिस्प्रूव करवाएगा ही करवाएगा, वो थोड़ा ना उसको अप्रूवल होने देगा, वो उसको माने नहीं, वो तो रद्द करवा देगा, कैंसिल करवा देगा। ये तो है बायोपेटेंसी। अच्छा, इसकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, ठीक है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। कंट्रोवर्सीज ऑफ बायोपेटेंसी, ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज इंडिया और अमेरिका की हैं बायोपेटेंसी में। हमें पता है हमारे पास में 2 लाख तक की जो राइस की स्पीसीज है इंडिया में होती है। अगर मैं बासमती राइस की ही बात करती हूँ तो बासमती की ही यहाँ पे हमारे पास में इंडिया के अंदर में 27 वेराइटीज हैं बासमती राइस की, 27 हमारी खुद की अपनी पर्टिकुलर इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी है राइस टेक कंपनी के नाम से, अमेरिका की है, यूएस की कंपनी है, उसने क्या किया, वो हमारे यहाँ के एक स्पीसीज को लेके गई अपने यहाँ पे जाकर के, उसने उस स्पीसीज को एक डक प्लांट्स के साथ में, स्मॉल डक प्लांट्स के साथ में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, और क्रॉस करा के एक नया हाइब्रिड तैयार कर दिया। और उसने फिर अपनी जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, उससे उसके लिए पेटेंट ले लिया, ठीक है, उसको पेटेंसी मिल गई, एक राइट मिल गया वहां के गवर्नमेंट से। लेकिन जब ये बात हमारी कंट्री को पता लगी कि हमारे सामान को वो अपने यहाँ पे जाकर के और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, तो फिर हमारी कंट्री ने क्या किया, इसके अगेंस्ट बहुत सारे क्लेम करे और उसके पेटेंट को कैंसिल करवाया। आया समझ में? क्यों कैसे किया, क्योंकि हमें जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पता, उसे पता है, उसने बोला कि भाई आपके पास चावल कहाँ से आया, राइस की तो नियर अबाउट 2000 स्पीसीज तो हमारे खुद की कंट्री में ही होती हैं, जिसमें से 27 बासमती राइस तो हमारे यहाँ पे है, आपने कौन सा नया बासमती राइस बना दिया, ये आपका नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसे आपने अपनी गवर्नमेंट से पेटेंट ले लिया है, राइट ले लिया है, लेकिन वो आपकी गवर्नमेंट ने दिया है, हम तो नहीं दे रहे। तो इस तरह से काफी क्लेम हुआ इस चीज पे जाकर के और फाइनली उनका जो पेटेंट था वो कैंसिल कर दिया गया। सेम थिंग वॉज हैपन इन द केस ऑफ टर्मरिक, हल्दी के केस में भी यही हुआ। अब हल्दी की भी कहानी पढ़े तो हमारी कंट्री में हमें पता है कि हल्दी तो वर्षों पुरानी परंपराओं से चली आ रही है ना। जरा सा कहीं पे वुंड इन्फेक्शन हो गया, हल्दी लगा दिया, ब्लीडिंग रुक जाती है, अगर कहीं पे कट लग गया है तो, या अगर चोट लग गई है, कुछ भी हो गया तो हल्दी वाला दूध पिला दिया, है ना। तो हल्दी एक तरह से यहाँ पर एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है वो तो वैसे भी स्पाइसी फूड के प्रोडक्शन के लिए, स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, जो क्रॉप्स हैं। तो अमेरिका के पास में कहाँ से आ गया, वो अपना पेटेंट लगा के दे रहे हैं, बस इतना है, ये भी कैंसिल करवाया। एक है नीम, नीम के पास में फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, फंगीसाइडल साइडल यानी कि ये हमें किससे बचाता है, फंगस के इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो फंगस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए तो नीम को भी उन्होंने अपने यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ पे तो क्या है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना नीम का, अगर कुछ फुंसी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, या आफ्टर डिलीवरी जो वोमेन्स होती हैं,
या जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, उनको नीम के पानी से नहलाया जाता है ना, देखा भी होगा आपने। नीम खाते हैं क्योंकि नीम के पास में बहुत अच्छी क्या होती है प्रॉपर्टी, फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, फंगल के इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट करता है। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज थी किसके लिए, बायोपेटेंसी के लिए। प्रोडक्ट्स हमारे थे पर यूज उनको किसने किया, अमेरिका ने यूज किया थोड़ा थोड़ा चेंज करके और अपने गवर्नमेंट से पेटेंसी ले ली उसने। तो ये भी एक तरह से क्या है, वही एथिकल प्रॉब्लम ही है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें क्या लिखती हूँ कि हमारी खुद की कंट्री में इन इंडिया कितने नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 2000 वैरायटीज हैं ऑफ राइस की। ठीक है, हम जानते हैं ये बात, पता है इंडियन गवर्नमेंट को पहले से ये। ठीक है, हमारी कंट्री में वीट से ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, वीट से ज्यादा लोग राइस को खाते हैं। इसके अलावा 27 जो वैरायटीज हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ बासमती राइस की ही हैं, बासमती राइस की ही हैं। एक कंट्री राइस टेक कंपनी, राइस टेक कंपनी, ठीक है, ये यूएस की कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया 1997 में, ठीक है, इन 1997 में हमारे यहाँ की जो राइस बासमती की जो वैरायटी थी, टुक आ स्पीसीज वैरायटी ऑफ बासमती राइस। ठीक है, एंड टेक वही क्रॉसिंग करवाने के बाद में स्मॉल डॉग प्लांट्स के साथ में, उसके बाद में क्या किया इसने, एंड ऑल्सो एंड टुक पेटेंट फ्रॉम हिज फ्रॉम ओन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, टुक पेटेंट फ्रॉम ओन गवर्नमेंट फॉर दैट वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये बात हमारी इंडियन कंट्री को, इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने उनका पेटेंट कैंसिल करवाया। ऐसे ही किसके केस में हुआ, टर्मेरिक के केस में हुआ। मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लिख देती हूँ। टर्मेरिक के केस में हुआ, हल्दी के केस में हुआ। ठीक है, हम जानते हैं इसके पास में बहुत अच्छी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही एक और हुआ नीम के साथ में। ठीक है, तो नीम क्या है, हैव अ फंगिसाइडल प्रॉपर्टी और ये हीलिंग प्रॉपर्टी, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज के पास में होती है। तो ये आता है किसके अंदर में, बायो पेटेंसी के अंदर में। ठीक है, यहां तक नोट करिएगा, इसके आगे का फिर हम डिस्कस करते हैं। बस एक और रह गया आपका बायो और बायो टेररिज्म। ठीक है, डन बच्चों, हाँ या ना? ओके, ठीक है, बस हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर रहे हैं। बायो पेटेंसी हमारा कंप्लीट हुआ। एक मैंने आपको बोला था ना बायो पायरेसी का, हम जो एग्जांपल नहीं डिस्कस किया हमने, बायो पायरेसी भी ना बायो पेटेंसी से रिलेटेड ही है। बस यहाँ तो ये है कि आपने एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट की नजरों में तो उस चीज को एक्सपोज किया है ना, वहां पे वो चीज भी नहीं होता है। तो बायो पायरेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक वेस्ट अफ्रीका का एग्जांपल है और एक बेरी प्लांट है। मैं यहाँ पे बायो पायरेसी का जो एग्जांपल है ना उसको डिस्कस कर रही हूँ, बस ज्यादा नहीं, एग्जांपल है ना ऑफ बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी में आप यूज कर रहे हो किसी के आइडियाज को, चुरा रहे हो आप किसी के प्रोडक्ट्स को, चुरा रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, वो है यहाँ पे। तो क्या किया, यहाँ पर मैं इसके एग्जांपल की बात करती हूँ। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी भी ऐसा काम करती है, छोटी कंपनीज के आइडियाज चुरा लेती हैं या उनके प्रोडक्ट्स को ले लेती हैं और अपना टैग लगा करके मार्केट में मार्केटिंग कराती है, सेलिंग कराती है ना। तो ऐसे ही वेस्ट अफ्रीका में एक प्लांट होता है बेरी का प्लांट। ठीक है, बेरी प्लांट होता है वेस्ट अफ्रीका में। और ये जो प्लांट है ना, इस पे जो बेरीज आती हैं जनरली,
वो बहुत ज्यादा लो कैलोरी की होती हैं, प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है उनमें, और अगर मिठास की बात करी जाए तो उनके पास में जो शुगर है ना, जो हमारे पास शुगर है, उस शुगर से भी 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटनेस होती है। ठीक है, मतलब उनमें ऐसा कोई अलग से एडिशनल शुगर नहीं है, लो कैलोरीज है ही नहीं है, प्रोटीन बहुत है, और स्वीटनेस इतनी है कि नॉर्मल जो शुगर है उस शुगर से 2000 टाइम्स ज्यादा है उस प्लांट्स के पास में। ये प्रॉपर्टी है वेस्ट अफ्रीका के पास में। तो वही यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अमेरिका है, उसने उस प्लांट को लिया और अपने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू किया, मार्केटिंग करना, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके। तो वहां पर भी जो वेस्ट अफ्रीका थी, उन्होंने क्या किया, उसकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस पर क्लेम किया, भाई हमारे यहाँ पे ये प्लांट होता है, इसका जो हैबिटेट है, जो नेचर है, वो हमारे यहाँ का प्लांट है, आप ऐसे कैसे अपने यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वही है यहाँ पे किसका एग्जाम्पल, बायोपायरेसी का एग्जाम्पल। तो ये जो वेस्ट अफ्रीका है, इसके पास में एक बेरी का प्लांट है, बेरी प्लांट। ठीक है, ये जो बेरी प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम जो है, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा तो नहीं जाता, पेट्रा डिप्लेनेटा है, पेट्रा डाई प्लेनेटा, प्लेंटा। ठीक है, और ब्रेजियाना, ब्रेजियाना, ये प्लेन डा है, डी ए। ठीक है, ब्रेजियाना, ये जो है, इसके पास में जो फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट मतलब इसकी जो बेरीज हैं, वो बेरीज को यहां पर बोला जाता है ब्राजील। ये जो बेरीज है ना, इन बेरीज को कहा जाता है ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, और ये जो ब्राजील है, जो इसका फ्रूट है, इसके पास में है हाई प्रोटीन कंटेंट, बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट। और अगर हम इसके शुगर लेवल की बात करते हैं, ठीक है, तो शुगर यानी कि स्वीटनेस, स्वीटर मोर देन 2000 टाइम्स देन शुगर। तो क्यों ना ऐसे प्लांट को यूज किया जाएगा, है ना। ये काम किया यूएस ने, लेकिन वहां पर भी इसके लिए क्या कर दिया गया, क्लेम कर दिया गया। ठीक है, तो ये था बायोपायरेसी का एग्जांपल। लास्ट जो है, दैट इज बायोवार और बायो टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म, सही है ना। ठीक है, ये देखिएगा क्या होता है बायो वॉर और बायो टेररिज्म। यहां पर जनरली, अगर आपको सुनने में आता होगा, अभी हाल फिलहाल में ना हम इसी अटैक से घर में बैठे हुए हैं, है ना, यही तो है वो एक तरीके से कोरोना वायरस। क्या है, जैसे सब बाकी जो कंट्रीज हैं वो ये बोल रही हैं कि जो कोरोना है वो वुहान में जानबूझ करके बनाया गया है और फिर उसको स्प्रेड किया है। ऑल्दो अभी इस पे कोई कंक्लूजन निकला नहीं है, लेकिन एक तरह से ये भी इसी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। बायो टेररिज्म होता क्या है, एक तो होता है कि हम एटम्स यानी कि कोई वेपन्स का यूज कर रहे हैं, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, उनका यूज कर रहे हैं। एक होता है कि जो बहुत ज्यादा हार्मफुल पैथोजेंस हैं, उनको आप इतना ज्यादा, या उनके टॉक्सिन्स को आप यूज कर रहे हो किसी वेपन्स के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत ज्यादा हाईली पैथोजन तैयार किया, उस पैथोजन को आपने एक वेपन की तरह यूज किया है, किसी मिसाइल वगैरह में लोड करके आपने दूसरी कंट्री में उसको छोड़ दिया। क्या होगा वहां पे, जितने भी पब्लिक है, जब वो हवा में जाएगा, दिख तो सकता नहीं है ये, है ना, जब वो एयर में, उस एयर को जो लोग इनहेल करेंगे, तो ये क्या करेगा, उनकी इम्यूनिटी को डाउन करेगा, इस तरह से क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। और बिना हथियारों के दिखने वाली जो लड़ाई होगी वो ये होगी, बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। वहां की जो पॉपुलेशन है, जैसे अभी फिलहाल हम वहां पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, डेफिनेट आएंगे, है ना, जैसे अभी फिलहाल हम फेस कर रहे हैं कोरोना की वजह से। तो ये होता है आपका बायो टेररिज्म या बायो वेपन्स। अभी ऐसे हर कंट्री के पास में से बहुत हाईली पैथोजेंस तैयार हो चुके हैं,
और सारी कंट्रीज ना कोशिश करती हैं कि अब वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें कोई मिसाइलों का या कोई बॉम्ब का यूज नहीं होने वाला है, इनका यूज होने वाला है, बायो वेपन्स का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बायो वेपन क्या होता है। ये है सेट ऑफ हाईली पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ठीक है, या और देयर टॉक्सिन्स, कुछ भी कह सकते हैं, और देयर टॉक्सिन्स, इनको क्या करते हैं हम, एक्सपोज करते हैं, टॉक्सिन्स एक्सपोज्ड इनटू अ पब्लिक एरिया, पब्लिक प्लेस, या कोई भी कंट्री कह सकते हो आप, वाया कोई भी मिसाइल वगैरह वेपन्स के थ्रू, ठीक है, वाया एनी वेपन्स। अच्छा, जिन वेपन्स में ये ऑर्गेनिजम्स लोड हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है बायो वेपन्स, यानी कि यूज ऑफ बायो वेपन्स, है ना, टू किल द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स। तो बायो वेपन्स या बायो टेररिज्म के लिए जो अभी तक यूज करे जा चुके हैं उसमें एक आता है बैसिलस एंथ्रेक्स, बैक्टीरिया है, ठीक है, हो चुका है तैयार। यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग कॉज करती है, यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग डिजीज कॉज करती है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम फूड पॉइजनिंग कॉज करती है, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम। एक क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई भी होती है, टेटेनस कॉज करती है, बॉट्यूलिनम ये बॉट्यूलिज्म डिजीज कॉज करती है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। जनरली जो डब्बाबंद खानों में बहुत अच्छे से देखने को इसकी ग्रोथ मिलती है, इसलिए बोला जाता है ना कि कैन फूड या जो डब्बाबंद फूड होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर में एनारोबिक कंडीशन होती है और ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ करता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन इन कंप्लीट डिटेल्स। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लास में सिर्फ 6 बच्चे हैं, चलिए आप लोग बहुत दुखी हो गए हो ना मेरी क्लासेस से। इकोलॉजी का मैं डिस्कस कर लूंगी सर के साथ, बाकी अब आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स ऑन यू कि अब आप क्लासेस करना चाहें तो बता दीजिएगा, नहीं करना चाहेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।